मैंने आपके लिए करंट अफेयर पूरी मार्च की बना दी है, बट मैं आपसे नाराज हूं। मैंने मार्च की करंट अफेयर के साथ उसकी टेस्ट भी बनाए हैं। आपको नहीं पता वो टेस्ट कैसे मिल रहे हैं, और ये गलत बात है यार। करंट अफेयर के टेस्ट लेने के लिए आपको सबसे पहले सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड की ऐप को डाउनलोड करना है। वहां पर आपको कुछ परचेज नहीं करना, वहां पर सिंपल आपको 3 लाइंस या कहते हैं बर्गर वाले आइकन पे क्लिक करना है। वहां पर फ्री का ऑप्शन होगा, वहां के फ्री के टेस्ट, पीडीएफ, इस पूरी वीडियो की पीडीएफ सब कुछ अवेलेबल है। सो मेक श्योर कि आप उसको डाउनलोड करो, और मेक श्योर करो कि ये नंबर भी जो आपकी स्क्रीन पे उसे सेव करो। ये मेरे नंबर है, कभी कोई दिक्कत है, कोई बात है, या तुम्हें मेरे कोई कोर्स में एनरोल होना है, आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं, मेरी टीम से बात कर सकते हैं। इसमें हम आपकी हेल्प करेंगे। और जब मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, मेक श्योर अपने नोट्स खुद बनाओ, छोटे बनाओ, प्रिसाइज बनाओ, पर बनने चाहिए। ठीक है। वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड ऑफ वन स्टेप टुवर्ड्स यूनिफॉर्म। मेरा नाम है शोम वाजने और आज हम कर रहे हैं मार्च करंट अफेयर का पार्ट नंबर 2। अभी पार्ट नंबर 2 के अंदर हमारी पूरी मार्च की करंट अफेयर निपट जाएगी। चलिए भैया फटाफट शुरू करते हैं। तो हमने काफी सारी कर ली थी। अब जो कहानी आ जाती है आपकी, वो आ जाती है सियाचिन ग्लेशियर के रिगार्डिंग न्यूज आई थी। ऐसा था कि अगर आज आप सियाचिन ग्लेशियर घूमने जाओगे तो आपको वहां पर इंटरनेट मिलेगा, वहां पर आपको 5G सर्विस मिलेगी। तो यहाँ पर सबसे बड़ा अचीवमेंट था। रिलायंस जियो ने कहा है कि हम अपनी 4G 5G सर्विस यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। आर्मी की जो सिग्नल वाली कोर होती है, जो सिग्नल यूनिट देखती है, नेटवर्क देखती है, उसकी मदद से यहाँ पर इन्होंने 5G के नेटवर्क यहाँ पर लगा दिए, जिससे आम आर्मी छोड़ो फौज के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि सियाचिन ग्लेशियर में ऐसी क्या खास बात है। देखिए सबसे पहली बात, अगर आप सियाचिन ग्लेशियर को देखो ध्यान से, तो इधर की तरफ है चाइना और इधर की तरफ है पाकिस्तान। तो ये एक ऐसा जंक्शन पॉइंट है जहां पर चाइना, इंडिया, पाकिस्तान मिलते हैं। ठीक है। दूसरी बात ये है कि अगर आप इसका देखो कि इसका फुल कंट्रोल जो हमें मिला था वो ऑपरेशन मेघदूत में मिला था 1984 में। यहां पर हमारे 20,000 करीबन ट्रूप तैनात होते हैं। नाउ अब यहां से कुछ और बातें आपको समझनी है। अगर यहां पर इसका कोई आपसे पूछे कि इंडिया का नॉर्थ मोस्ट पॉइंट कौन सा है, तो उसका नाम होगा इंदिरा कॉल। क्या होगा बेटा? इंदिरा कॉल। इस बात को याद रखना, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है। अच्छा, अब सियाचिन ग्लेशियर में बर्फ ही बर्फ है, आइस से आइस है। तो आइस कभी ना कभी पिघलती भी तो होगी, हाँ से पिघलती है। जब वो पिघलती है तो एक रिवर का फॉर्मेशन करती है जिसका नाम है नुब्रा रिवर। ठीक है। और ये नुब्रा रिवर मिल जाती है शोक रिवर के अंदर, और शोक रिवर जाके मिल जाती है इंदस रिवर के अंदर। क्या कहना चाह रहा हूं, मान लीजिए ये बड़ी रिवर है, बड़ी रिवर का नाम क्या है? इंदस रिवर। इसमें एक रिवर आके मिलती है जिसका नाम है शोक रिवर। शोक रिवर के अंदर एक रिवर आके मिलती है जिसका नाम है नुब्रा रिवर। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। नुब्रा रिवर मिलती है शोक रिवर में, शोक रिवर मिलती है इंदस रिवर के अंदर। बात क्लियर है। अगर पूरे सियाचिन ग्लेशियर की लेंथ की बात करें, कितना चौड़ा है वो, तो वह है 76 किलोमीटर। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये कौन सी माउंटेन रेंज का पार्ट है सियाचिन ग्लेशियर, तो आपके दिमाग में आना चाहिए ईस्टर्न काराकोरम रेंज, हिमालय के अंदर ये आपका आता है सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है। यहां तक की बात हुई। अब स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इसका बहुत है भाई। पहला तो ये है कि ये ट्राई जंक्शन है। अगर आप इंडिया को यहां से हटा दो तो पाकिस्तान, चाइना एक ही हो जाएंगे। ठीक है ना, उनके बॉर्डर मिल जाएंगे, और ये हमारे लिए दिक्कत है। ठीक है ना। दूसरी बात, ओवरलुक सप्लाई रूट, काराकोरम पास है क्रिटिकल फॉर कंट्रोल। देखिए जो काराकोरम पास, अगर आप ध्यान से देखेंगे मैप में, तो ये कहीं ना कहीं हमारा जो पुराना वाला एरिया था, जिसमें हम अफगान वाले एरिया से पास होकर इंडिया पे कनेक्ट हुआ करते थे, देखो यहां से ही पास हुआ करते थे, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। क्लियर है। तो ये एक चीज है जिसके लिए हमारे लिए काराकोरम पास बहुत जरूरी है। ठीक है। चलिए, याद तक की बात हो गई है। क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन यहां पर क्या है? क्वेश्चन ये कह रहा है Which of the following statement about the सियाचिन ग्लेशियर is correct? सियाचिन ग्लेशियर के लिए इनमें से कौन सी बात एकदम सही है? पहली बात देखिए, इट लाई इन द ईस्टर्न काराकोरम रेंज ऑफ द हिमालय। ये ईस्टर्न काराकोरम रेंज ऑफ हिमालय में सिचुएटेड है। बिल्कुल सही बात है। इज द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर लोकेटेड इन द पोलर रीजन। नहीं, ये नहीं है लॉन्गेस्ट ग्लेशियर, ये नहीं है। ठीक है ना। तीसरा, इट इज द वर्ल्ड मोस्ट मिलिटराइज्ड जोन। हाँ, 20,000 ट्रूप किसी भी ऐसे ग्लेशियर वाले पोल पे या ऐसी जगह पर नहीं है, वो सिर्फ इंडिया में ही है। सही बात है। चलिए, हो गई बात। अब आते हैं तुंगभद्रा। तुंगभद्रा में हुआ क्या? जो रिवर का पानी ब्लू रंग का हमें दिखता है, ब्लू की जगह वो अब हरा दिखने लगा। अब जब वो हरा दिखने लगा तो वो दिक्कत बन गई। अब हरा कहाँ का दिख रहा है? वो दिख रहा है नियर शिराहाली, गंगापुर
कोलाहाली विलेजेस, ठीक है ना, यहाँ पर ये आपको ना ग्रीन रंग का दिख रहा है। ग्रीन रंग का दिखने की वजह से लोकल्स में पैनिक बन गया कि शायद ये पानी जो है जहरीला पानी है, ठीक है ना। नाउ आपको समझना होगा कि जो तुंगभद्रा रिवर है वो कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन 3 जगह से गुजरती है, ठीक है ना, और लास्ट में ये कृष्णा नदी में मिल जाती है, ठीक है। नाउ कृष्णा नदी में जहां मिलती है उस जगह का नाम आपको याद होना चाहिए, उसका नाम है संगमेश्वरम। क्या नाम है? संगमेश्वरम। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, कर्नाटका से नदी शुरू होती है, देखो मैंने यहाँ पर नीचे दिखा भी रखा होगा, कर्नाटका से यहाँ पे शुरू होती है कि फिर आपका आंध्र प्रदेश वाले एरिया में, ये आंध्र प्रदेश वाला एरिया है, और लास्ट में तेलंगाना वाले रीजन में ये मिलती है। जब तेलंगाना में मिल रही होती है तो ये यहाँ पर कृष्णा रिवर से मिलती है, और कृष्णा रिवर पे जहां मिलती है उस जगह का नाम क्या है? संगमेश्वरम, आंध्र प्रदेश। ये बात आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात क्या रहेगी, तुंगभद्रा किसकी ट्रिब्यूटरी है? कृष्णा रिवर की। तुंगभद्रा किसकी ट्रिब्यूटरी है? कृष्णा रिवर की। नाउ एक और बात है, तुंगभद्रा रिवर जब कर्नाटका में बनती है तो 2 नदियों से बनती है, एक का नाम है तुंगा, क्या नाम है? तुंगा, और दूसरी नदी का नाम है भाद्रा, क्या नाम है? भाद्रा। दोनों के मिलने से एक रिवर का जन्म होता है जिसका नाम है तुंगभद्रा। क्लियर है? अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि विजयनगर एम्पायर में जो एग्रीकल्चर था वो कौन सी नदी पे डिपेंडेंट था, तो उसका आंसर होगा तुंगभद्रा, ठीक है ना। अब तुंगभद्रा विजयनगर एम्पायर की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नदी थी, और उनका जो विजयनगर एम्पायर की कैपिटल थी हम्पी से भी तुंगभद्रा पास होती थी। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपका हिस्ट्री से आ सकता है, ये न्यूज में बना है तो आपका हिस्ट्री क्वेश्चन भी बनेगा, ठीक है। चलो नाउ ये बात तो बड़ी सिंपल है कि ये वो नदी एग्रीकल्चर के लिए डिपेंडेंट होगी, ठीक है। वहां पर इसका डैम भी बनाया गया जिससे 1.25 मिलियन हेक्टेयर में इरिगेशन का प्रॉब्लम रिजॉल्व करा गया। फिर इसी डैम से आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी जा रही है, ठीक है, किस 2 स्टेट के लिए, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन देखिए जरा, Which of the following statement about the तुंगभद्रा रिवर is correct? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट तुंगभद्रा के लिए सही है? ये ट्रिब्यूटरी गोदावरी की नहीं, ये कृष्णा रिवर की एक ट्रिब्यूटरी, ये हमने भी पढ़ा था। ये 2 नदियों से मिलकर बनती है तुंगा भद्रा, ये बात भी बिल्कुल सही है। इट फ्लो थ्रू कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना बिफोर मर्जिंग विद द कृष्णा रिवर, बिल्कुल सही बात। पहले क्या होता है कि ये कर्नाटका से जाती है, फिर आंध्र प्रदेश जाती है, फिर तेलंगाना में, जैसे तेलंगाना में पहुंचती है वहां पर ये कृष्णा रिवर से मुलाकात कर लेती है। सेकेंड एंड थर्ड इज द राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए अगला देखें जरा, अब है माउंट इब्बू। देखो ऐसा है, माउंट इब्बू अगर आपको ढूंढना है तो आपको गूगल मैप पे ये इंडोनेशिया में दिखेगा। इंडोनेशिया के मैप फ्लैग का कलर भी समझ लो, रेड एंड व्हाइट, ठीक है। अब इंडोनेशिया में ये एक एक्टिव वॉल्केनो है, ठीक है ना, और ये एक्टिव वॉल्केनो अगर आपने थोड़ी सी ज्योग्राफी पढ़ी हो तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का पार्ट है। तो सवाल आपके सामने ये भी आ सकता है, क्या माउंट इब्बू पैसिफिक रिंग जो होती है, जो हमारी एक फायर रिंग भी कहते हैं, रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं, उसका पार्ट है? तो हाँ, जवाब आएगा हाँ, बिल्कुल है, ठीक है। अब ये बात तो आपको पता लगे कि माउंट इब्बू कहाँ है? इंडोनेशिया में। पर इंडोनेशिया में भी कहां पर है वो आपको देखना होगा, उसका नाम है अल्मेरा आइलैंड। कहां पर मेजन? अल्मेरा आइलैंड में ये आपको जगह मिलेगी, ठीक है। नाउ अब अल्मेरा आइलैंड से हम जरा थोड़ा और नीचे चलते हैं। अब ये देखो, ये जो माउंटेन है आपका, इसका एक नाम है, ये मतलब टाइप होता है, मतलब अलग अलग टाइप के माउंटेन होते हैं। एक इसका नाम है स्ट्रेटोवोल्केनो। स्ट्रेटोवोल्केनो क्या होता है कि कभी बहुत छोटा सा वोल्केनो हुआ करता था, पर जो उसका वोल्केनो गिर गिर के ना इसकी हाइट बढ़ गई है। इसका वोल्केनो इसी पे गिरता आगे करता था, तो इसकी हाइट बढ़ गई है, अभी बहुत बड़ा दिखने लगा है, माउंटेन की तरह दिखने लगा है, इसलिए इसका नाम अब माउंटेन रख दिया गया है। तो लिखा है ना माउंट इब्बू, ठीक है ना। तो ये इब्बू छोटा सा बच्चा था पहले, ठीक है। अब सवाल ये आ जाता है कि जब माउंटेन फॉर्मेशन होती है स्ट्रेटोवोल्केनो पे, तो उसमें क्या क्या गिरता है? देखो लावा तो मैं पता ही है, लावा निकल के गिरेगा, टेफ्रा गिरता है, प्यूमिस गिरता है, ऐश गिरती है। ऐश भी तुम्हें पता होगा, ऐश क्या होती है कि भैया कोई चीज जली है, ये वाली जो ऐश है ये बाद में यहीं सेटल हो गई, ठीक है ना। टेफ्रा प्यूमिस तुम्हें कमेंट सेक्शन में बताना कि टेफ्रा प्यूमिस होता क्या है, अगर तुमने थोड़ी सी ज्योग्राफी पढ़ी है तुम्हें पता होगा, ठीक है ना। तो टेफ्रा प्यूमिस मिलाकर ये स्ट्रेटोवोल्केनो बना होता। चलो यहां तक की बात आ गई। अब आता है क्विज टाइम। क्विज टाइम में क्या है कि बताइए, माउंट इब्बू को कंसिडर कराया जाता है जियोलॉजिकली सिग्निफिकेंट, क्यों? क्या वो हिमालय का पार्ट है? नहीं, गलत।
मानने का पार्ट तो बिल्कुल नहीं है। इट हेल्प टू स्टडी ओशन करंट एंड देयर रिलेशन टू क्लाइमेट, नहीं, क्लाइमेट से इसका क्या मतलब है यार? इट प्रोवाइड इंसाइट इनटू प्लेस ऑफ टेक्टोनिक एंड वोल्केनिक प्रोसेस, बिल्कुल सही जवाब सी। जब वॉल्केनो के फटने से हमें पता लगता है कि धरती के अंदर चल क्या रहा है, तो ये हमें पता लगता है, तो सी इज द राइट आंसर। आगे चलिए जरा, अगली न्यूज आपके सामने, ये वाला एरिया आप देख रहे हैं, इस रीजन को हम कहते हैं टेम्परेट रीजन। क्या कहते हैं? टेम्परेट रीजन, ठीक है। अब ये टेम्परेट रीजन जो होता है ना, इस रीजन की खास बात क्या होती है कि ना तो ज्यादा ठंडा होता है और ना ही ज्यादा गर्म होता है। और यहाँ पर एक दिक्कत आ रही है। क्या दिक्कत आ रही है? देखिए, इस पूरे रीजन के फॉरेस्ट को कहा जाता है बोरल फॉरेस्ट। क्या कहा जाता है? बोरल फॉरेस्ट। और ये जो बोरल फॉरेस्ट है, ये अब खत्म होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। अभी अगर मोटी मोटी बात करें तो हमें 3 जगह देखने को मिलता है, कनाडा, अलास्का एंड साइबेरिया। ये 3 जगह हमें ये देखने को मिलता है। अब होता क्या है कि इसका एक बहुत ही प्रोमिनेंट रोल है। क्या रोल है? देखिए, अगर ये खत्म हो गया तो समझ लीजिए कि धरती का टेम्परेचर बढ़ेगा जरूर। क्या बढ़ेगा? धरती का टेम्परेचर बढ़ेगा जरूर। अभी हो क्यों रहा है? ऐसी क्या दिक्कत आ रही है? देखो, ऐसा था, यहां पर लिखा होगा, कहीं तो लिखा था मैंने, चलो यहाँ पर भी दिख नहीं रहा है, पर मैं बता देता हूँ। देखो, यहाँ लिखा होगा मैंने, दिख नहीं रहा मुझे। तो होता क्या है, जो पोरल फॉरेस्ट है वो सूख गए हैं, ड्राई हो गए। ड्राई होने के कारण अब वो लकड़ी सूख गई है, पत्ते सूख गए, तो उसमें आग लग सकती है, फायर लग सकती है। अगर उसमें फायर लग गई तो जो कार्बन को सिंक करने का काम करता था धरती के, जंगल वहां के जो थे, CO2 को लेने के अंदर काम करते, अगर उनमें ही आग लग गई तो CO2 का लेवल बढ़ जाएगा। इसी चक्कर में यहाँ पर ये पंगा हो रहा है और कहा जा रहा है कि भैया हमें इसको रोकना होगा, इसे कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना दिक्कत है। यहाँ पर कुछ तरह के आपको पेड़ मिलेंगे। देखिए, पहले पेड़ है आपके पास कॉनिफेरस ट्री। कॉनिफेरस ट्री क्या होती है? जो क्रिसमस ट्री जैसे दिखते हैं, जो क्रिसमस ट्री जैसे दिखते हैं उन्हें हम कहते हैं कॉनिफेरस ट्री। क्लियर है? दूसरे होता है डेसिडियस ट्री। डेसिडियस ट्री क्या होते हैं कि ये पेड़ ऐसा है और ये ऐसा खुला खुला बड़ा बड़ा पेड़ होगा, इसे हम कहते हैं डेसिडियस ट्री, ठीक है। अब डेसिडियस ट्री में 2 पेड़ आते हैं, ब्रिचेस एंड पॉपुलर। और आपके कॉनिफेरस ट्री में आपके मेन है यहाँ पर पाइन्स, स्पुरुसस एंड लैरिसेस, ठीक है। ये तीनों 5 पेड़ जो हैं ये आपको पता होनी चाहिए कहाँ पर है, ठीक है। ध्यान रखना कि ये इस वाले एरिया में पूछा जा सकता है। चलो, यहाँ तक की बात हो गई, ये इसमें खास बात है। अच्छा, एक बात और, इस जंगल की एक ना दुखद बात है, क्योंकि ये जंगल आप ध्यान से देखेंगे बर्फीले इलाके के बहुत पास है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब बर्फ पड़ती है तो बर्फ पड़ने के बाद यहाँ पर जो डेड एंड डिके प्लांट्स होते हैं उनका सड़ना स्लो हो जाता है। और क्योंकि उनका सड़ना स्लो हो जाता है तो इसकी जो सॉइल होती है बहुत रिच नहीं होती, इस पर बहुत ज्यादा फल फ्रूट नहीं उगा सकते हो, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है इसके साथ, इस सॉइल के साथ। चलिए, यहां तक की बात हो गई है, अब आगे चलते हैं ना। क्वेश्चन आपके सामने, बोरल फॉरेस्ट आर प्राइमरली फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन? जो बोरल फॉरेस्ट होते हैं वो कहाँ देखने को मिलते हैं? या इक्वेटर पे देखने को मिलते हैं, या ट्रॉपिकल बेल्ट अफ्रीका में देखने को मिलते हैं, या यूरोप, एशिया, नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलते हैं? तो आंसर क्या होगा? सी, यहां पर देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। ये हो गई कहानी। अगला क्वेश्चन देखो जरा। अब आते हैं IBAI। IBAI क्या है? इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटीज ऑफ इंडिया, ठीक है। अब इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटीज ऑफ इंडिया क्या कह रही है? क्या कह रही है भाई? एक मिनट, अब भूल जा। हाँ, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपने ना ऑफिसेज बनाना शुरू कर दिए हैं, और उनका पहला ऑफिस बन गया नेशनल वाटर हाईवे 1 पे। क्या बन गया? नेशनल वाटर हाईवे नंबर 1 पे, रिवर गंगा पे ये बन गया है। नाउ अब आपको कुछ बातें समझना पड़ेगा। अगर नेशनल हाईवे बन जाता है तो होता क्या है, तो जो आप हाईवेज का इस्तेमाल करते हैं, बड़े बड़े हाईवेज का इस्तेमाल करते हैं ना, वैसे ही आप वाटरवेज का इस्तेमाल करते हैं अपने सामान को नीचे ले जाने में, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास इंडिया के पास 5 वाटर हाईवे डेवलप हो चुके हैं। पहला वाटर हाईवे जो है आपका प्रयागराज से लेके आपका कहाँ तक है? ये नीचे है, हुगली वाले ये हुगली नहीं आती अपनी नदी, यहाँ पर नीचे आती है, वहां तक है, मतलब वेस्ट बंगाल तक बैठ जाता है ये, ठीक है। दूसरा है ब्रह्मपुत्र वाला, जो कि सदिया से लेके दुबरी वाली जो जगह है, सतिया यहाँ पर है, दुबरी नीचे है, यहाँ तक आपका नेशनल वाटर हाईवे नंबर 2 है ब्रह्मपुत्र रिवर पे। तीसरा जो है 2 नदियों पे है, पहला है
ब्राह्मणी, ये वाली ब्राह्मणी है और ये वाली आपकी महानदी है। इन दोनों को मिलाकर आपका नेशनल वाटर हाईवे नंबर 5 बनेगा। नेशनल वाटर हाईवे नंबर 4 जो है वो गोदावरी कृष्णा है। गोदावरी ये वाली है, कृष्णा ये वाली है। इन दोनों को मिलाकर यहाँ पर एक वाटरवे बनता है, नेशनल वाटर हाईवे नंबर 4। लास्ट है नेशनल वाटर हाईवे नंबर 3। ये किसी नदी पे नहीं है, इसमें यहाँ पर हमने खोद के कैनाल बनाई है। कैनाल समझते हो, कैनाल इज आर्टिफिशियल रिवर। तो वो जो बनी है 2 कैनाल पे बनी है, एक का नाम है चमकारा, ये आपको पता होनी चाहिए, दूसरा का नाम है उद्योमंगल कैनाल, ठीक है ना। ये आपका अगर आप पीछे PYQ चेक करो तो आपको कई ऐसी क्या कहते हैं PYQ में मिलेगा कि भैया क्वेश्चन आया है नेशनल वाटर हाईवे में मैच द फॉलोइंग के अंदर, तो प्लीज मेक श्योर इसे करना जरूर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ऐसे आता है एग्जाम में, देखो मैं दे के भी दिया है कि बताइए कौन सा नेशनल हाईवे कहाँ पर है, कौन सा सही है। देखिए अगर इसमें आप देखें तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, सिर्फ ये वाला ही सही है। नेशनल हाईवे नंबर C इज द राइट आंसर, ठीक है। इसने पूछा था लॉन्गेस्ट नेशनल वाटर हाईवे कौन सा है, बिल्कुल सही जवाब। इंडिया का जो गंगा रिवर वाटर सिस्टम है सबसे ज्यादा वही है। अगर आपसे पूछे सबसे छोटा कौन सा है तो वो है बी सबसे छोटा है, जिसमें नेशनल वाटर हाईवे नंबर 3 आता है। कोलम से लेके काटापुरम पे यहाँ पर नीचे कहीं आता है, और ये हो गया केरला के पास, है ना, केरला के पास के अंदर ही होता, ठीक है। ये हो गई बात। अब आते हैं ग्रीनलैंड पे। देखिए वैसे ग्रीनलैंड की खबर हमने पहले भी पढ़ी थी, कुछ ऐसा खास नहीं है इसमें। हो क्या रहा है कि ग्रीनलैंड को बाय करना चाहता है यूएस से, ठीक है। अगर आपने पुरानी वाली न्यूज़ें देखी हैं जनवरी फरवरी मार्च, तो उसमें मैंने साफ आपको बताया कि भैया ग्रीनलैंड ये चाहता है कि ग्रीनलैंड कह रहा हूँ, यूएसए चाहता है कि मैं किसी भी तरह मैं ग्रीनलैंड को खरीदता। ग्रीनलैंड को खरीदने का उसके कई सारे कारण हैं, पर्पस देखो यूएस के इंटरेस्ट कौन कौन से। यूएस के 3 इंटरेस्ट हैं। अगर उसके पास ग्रीनलैंड आ जाता है तो उसके पास ग्रीनलैंड में एक स्पेस बेस है, इसका नाम है पिटुफिक स्पेस बेस। यहाँ पर इसका पूरा बेस रहेगा, जैसे रशिया चाइना नॉर्थ कोरिया पे आराम से अटैक कर सकता है। दूसरा है रेयर अर्थ मिनरल। रेयर अर्थ मिनरल का क्या सीन है, यहाँ पर जो ग्रीनलैंड है ना, वो अबेंडेंट है ऐसे अर्थ रिजर्व से जो आज तक एक्सप्लोर ही नहीं करे गए, क्योंकि वहां पर आइस वॉल। लास्ट ये है कि जैसी ग्रीनलैंड की आइस ग्लोबल वार्मिंग से पिघली, तो जो हमारा ऊपर वाला एरिया है नॉर्थ पोल, वो पूरी तरह से ऑलमोस्ट पिघलने को तैयार बैठा है। तो एक ओशन यहाँ पर जन्म लेता है जिसका नाम है आर्टिक सर्कल ओशन। क्या नाम है? आर्टिक सर्कल ओशन। तो वो ओशन का हिस्सा यूएस के डोनाल्ड ट्रंप नहीं रहेंगे, ठीक है ना। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है इनके साथ, ठीक है। यूएस ने क्या पहले कोई और कंट्री या किसी को खरीदा है? हाँ, फ्रांस से एक जगह खरीदी जिसका नाम था लोसियाना, जो इन्होंने 15 मिलियन में इन्होंने खरीदा था 1803 में। फिर अलास्का खरीदा था रशिया से, जिसका नाम था जो परचेज थी 7.2 मिलियन की थी। फिर 1917 में डैनिश वेस्ट इंडीज खरीदा था, जिसे आज की तारीख में यूएस वर्जिन आइलैंड के नाम से हम जानते हैं। क्लियर है? ये पूरी है हमारी कहानी। ठीक, चलिए आते हैं भैया अगली न्यूज पे। अगली है नेशनल हेल्थ मिशन। अब ऐसा क्या होता है नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर कि न्यूज में ऐसा बना है कि जो इसकी जो कंडीशन है नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर वो इम्प्रूव हुई है। मतलब ऐसा होता था कि नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर ये देखा जाता कि बच्चा पैदा होते ही मर ना जाए। जितने गरीब देश होते हैं उनमें दिक्कत ये आती है, या आपने देखा होगा कि अगर आपके घर के आसपास पपीज होते हैं, कुत्ते के पिल्ले होते हैं, वो पैदा होने के कुछ दिनों बाद मर जाते हैं, 1 या 2 ही बचता है। तो इस चीज को हम कहते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी, ठीक है ना, कि बच्चों के पैदा होने के बाद उनकी मृत्यु की जो संख्या है वो ज्यादा है कि कम है। तो उसे बचाने के लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली थी, नेशनल हेल्थ मिशन, ठीक है। अब ये जो मिशन है 2013 में लॉन्च हुआ था, 2021-24 में इसकी एक रिपोर्ट बनाई गई थी और फाइनली वो रिलीज हो गई है। अब इस रिलीज के अंदर ना हमारी 5 चीजें थी जो हो गई थी। देखो जरा आपको एक एक चीज बताता हूं, आपको क्लियर होगा। देखो सबसे पहले इन्होंने कहा कि मेजर इनिशिएटिव लिए गए, जैसे आपने देखा होगा योगा को बहुत ज्यादा प्रमोट किया गया कि हर कोई योगा करे। आयुर्वेद को प्रमोट करा गया, उसके अलग से कॉलेज में बनाए गए। और जो हमारी पुरानी सभ्यता में मेडिकल के ट्रीटमेंट के तरीके थे, जैसे यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी,
उनको आगे प्रमोट करा गया, मॉडर्न मेडिसिन पे ही डिपेंडेंसी नहीं लाई गई। अगर आपको थोड़ा बहुत पता हो मॉडर्न मेडिसिन का काम क्या होता है कि सिम्टम को कंट्रोल कर लो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोविड हुआ, कोविड में आपको खांसी हो रही है तो खांसी की दवाई दे दो, इससे खांसी कम हो, ठीक है। लंग्स में दिक्कत हो रही है तो लंग्स में जो दिक्कत हो रही है, सिम्टम जो बन रहा है वो दे दो, ठीक है। बुखार आया तो बुखार की दवाई दे दो। मॉडर्न मेडिसिन में से सिम्टम को कंट्रोल करने का तरीका होता है, फिर वो बाकी रेस्ट ऑफ द बॉडी को खुद ही हील होने की ताकत देता है, ठीक है भाई। खुद ही टाइम से हील हो जाए, हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो मर जाए। पर वहीं आयुर्वेदिक मेडिसिन जो होती हैं उनमें ऐसा नहीं होता, वो एक्चुअल जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको हील करता है। तो मेजर इनिशिएटिव ये था, मेन स्ट्रीम आयुष नाम का इनिशिएटिव था, इसमें इन 5 चीजों पे काम करा। दूसरा था जनानी सुरक्षा योजना। जनानी सुरक्षा योजना का काम क्या था कि एम्स टू रिड्यूस मैटरनल मोर्टेलिटी बाय इंक्रीजिंग द गवर्नमेंट हॉस्पिटल डिलीवरीज। आज भी क्या होता था, गांव में डिलीवरी हुआ करती, लोग गांव में घर में डिलीवरी ना करके हॉस्पिटल जाके डिलीवरी करें, गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे भरोसा दिखाए, इस चीज पे फोकस करा गया। फिर नेशनल एम्बुलेंस सर्विस की 108 नंबर जो एम्बुलेंस का है उसको बहुत ही ज्यादा सक्रिय कराया, ठीक है ना। और 102 और मैटरनल एंड चाइल्ड ट्रांसपोर्ट, मान लो एक बच्ची की तबीयत एकदम से खराब हो जाती है तो ये नंबर डायल करके स्पेशल एम्बुलेंस बनाई जाए, इसमें बच्चे को ध्यान में रखते हुए उसका इमरजेंसी के लिए उसे एम्बुलेंस से लाया जाए। अगला है आशा वर्कर। आशा वर्कर क्या है कि 9.5 लाख जो सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट हैं उनको कम्युनिटी लेवल केयर दी जाए, ये यहाँ पर इसमें चालू हुआ, ठीक। अब अगला है रोगी कल्याण समिति हॉस्पिटल मैनेजमेंट। भाई नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, उनका वो अपना काम ढंग से करें, ये यहाँ पर बनाया गया। तो ये 5 चीजें थी जिसकी वजह से तो 2021-24 में रिपोर्ट आई, उससे पता लगा कि नेशनल हेल्थ मिशन जो है वो अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। ये पूरी न्यूज थी, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर कई चीजें आती हैं, ठीक है। खाली ऐसा नहीं है कि बच्चा पैदा करने वाला जो मॉर्टेलिटी रेट है खाली वो आ रहा है, कई चीजें जैसे कई बीमारियां जैसे टीबी, आपने देखा होगा हमारे उसमें ऐड भी आता है कि टीबी जैसी बीमारियां जो है उनको कैसे क्योर करना है, ठीक है ना। और वो आम आदमी भी कर सके। जैसे मुझे आज भी याद है, मेरी मामा आती है, जो मेरे नाना जी थे उनकी बीमारी जो उनकी मतलब मृत्यु हुई थी टीबी से हुई थी, क्योंकि उस समय टीबी की इतनी अवेयरनेस नहीं थी, सरकार भी ध्यान नहीं देती। दूसरी कई ऐसी अनकम्युनिकेबल डिजीज है जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, बीपी, ये भी नेशनल हेल्थ मिशन का पार्ट है, ठीक है ना। एक और है रिप्रोडक्टिव मैटरनल एंड न्यूनेंटल चाइल्डहुड। देखो न्यूनेंटल मतलब क्या होता है, न्यू बॉर्न बेबी। न्यूनेंटल मतलब क्या होता है, एकदम न्यू बॉर्न बेबी, न्यूनेंटल, उसका भी ध्यान रखा जा रहा है यहाँ पर। ये पूरी कहानी है। अगर इसका क्वेश्चन देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द स्कोप ऑफ नेशनल हेल्थ मिशन। नेशनल हेल्थ मिशन के बारे में कौन सी चीज सही वे में आपको डिस्क्राइब करके बता रही है। तो ध्यान से देखो, पहला है इट लिमिटेड टू अ रूरल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ओनली। जो रूरल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है खाली उस तक लिमिटेड है, नहीं, ये गलत है। ये फोकस करता है सोली द मैटरनल हेल्थ एंड एम्बुलेंस सर्विस, नहीं, ऐसा नहीं है। बच्चे पे ध्यान देता है, एम्बुलेंस पे ध्यान देता है और इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी ध्यान देता है, और आपकी जो हॉस्पिटल में नर्सेज डॉक्टर है वो अवेलेबल हो वो भी ध्यान देता है, ठीक है। और कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज भी ध्यान देता है, यहाँ पर मेंशन नहीं है। ये है अगला, इट कंबाइंस रूरल एंड अर्बन हेल्थ मिशन टू इंप्रूव ओवरऑल हेल्थ केयर डिलीवरी। ये बात बिल्कुल सही है कि पूरी तरह से हर वे में जो आपकी हेल्थ कंडीशन इंप्रूव हो, इस बारे में ध्यान देता है, ठीक है। चलिए यहां तक की बात हो गई। अगला देखिए जरा, की स्कीम फॉर द गर्ल चाइल्ड। देखो अब क्या हुआ, गर्ल के लिए एक स्कीम बनाई गई है, उसका नाम था नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के लिए, सॉरी गलत बोल गया, आपने वो पढ़ा होगा, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, सुना है आपने, हाँ। तो उसी की मतलब एक लाइनअप में नेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेट करा जाता है, और नेशनल गर्ल चाइल्ड डे जनवरी 24 को सेलिब्रेट करा जाता है, ठीक है। अब जरा यहाँ पर देखिए जरा, ये जो सबसे पहले नेशनल गर्ल चाइल्ड डे की जो शुरुआत हुई थी वो कई तरह की स्कीम्स हुई थी। जैसे जब मोदी जी पहली बार आए थे तो उन्होंने उड़ान स्कीम लेकर आए। उड़ान स्कीम में क्या था कि लड़कियों की पढ़ाई कहीं भी स्किप नहीं होनी चाहिए। वो जैसे फॉर एग्जाम्पल माँ बाप ने कह दिया हम अपनी बच्ची को 11वीं तक पढ़ाएंगे या 12th के बाद हम अपनी बच्ची की शादी करा देंगे। बच्ची का मन है कि JEE की मुझे तैयारी करनी है, तो गवर्नमेंट ने ऐसे पोर्टल खोल दिए कि बच्चा JEE की तैयारी फ्री में कर सकता है, ठीक है। आपने नैपटल का नाम सुना होगा, नैपटल में ऐसे पोर्टल है, अगर आप थोड़ा गूगल पर सर्च करोगे फ्री JEE प्रिपरेशन,
तो वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए जरा। फिर आता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ स्कीम। इसमें सिंपल ये है कि भैया गर्ल्स रेशियो जो कम होता है वो कम ना हो, ठीक है। 100% सेंट्रल और स्टेट असिस्टेंस मिले। कोई भी लड़की का कोई भी न्यूट्रिशन, स्कूल अटेंडेंस या कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर लड़कियों का जैसे टॉयलेट वॉलेट है वो सब प्रॉपर वे में हो। 2015 तक की एक कहानी होगी। अब 2015 में एक और है सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना क्या है इसके अंदर? इसमें क्या होता है कि आप अपनी बच्ची के लिए थोड़े पैसे बचाते हो, ठीक है। ये एक तरह से समझ लीजिए कि गवर्नमेंट की इनिशिएटिव है कि थोड़ा पैसा तुम दो, थोड़ा पैसा हमारी तरफ से, और एक इंटरेस्ट बनेगा और उस इंटरेस्ट से आप अपनी बच्ची की आगे पढ़ाई करिए। जैसे जो भी लड़की पेरेंट्स गर्ल एज 10 साल की होती है या उससे यंगर होती है वो 250 से लेके 1.5 लाख रुपए हर साल डाल सकते हैं, ठीक है। अब 1.5 लाख रुपए जब वो डाल रहे हैं तो होता क्या है कि वो कंपाउंडली बढ़ता है। कंपाउंडली पैसा बहुत तेज बढ़ता है। मान लो मैं आपको एक सिंपल फॉर्मूला बताता हूं। मान लो आपका सरकार ने कहा 10% से आपकी जो भी आपने पैसा जमा करा है वो बढ़ेगा, ठीक है। तो मान लो वो पैसा 15 साल तक जमा करते ही है, ठीक है ना। तो ये समझ लो 15 साल में पैसा डबल होकर मिलेगा, डबल से भी ज्यादा होकर मिलेगा, ठीक है। इसके पीछे की एक मैथ्स होती है, अगर आपको नहीं पता तो ये बहुत ही सिंपल है, आपको पता होना चाहिए। एक नंबर होता है 72। जिस परसेंट से भी आपका ब्याज बढ़ रहा है, जैसे आपका ब्याज बढ़ रहा है 10% से, तो 10% को नीचे लिख दो, तो 72 डिवाइड बाई 10 कितना हो गया? 7.2 ईयर्स। तो इतने साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा। आर यू गेटिंग पॉइंट? तो ये पूरा का पूरा तरीका होता है, ठीक है। नाउ अब 2015 तक आ गए, 2014 तक की स्कीम हो गई, 2015 तक की स्कीम हो गई, 2015 में एक और स्कीम हो गई। फिर एक और स्कीम लेकर आए वो कहते हैं न्यू पेंशन स्कीम फॉर आवर चिल्ड्रन, ठीक है। एनपीए वत्सया स्कीम। अब इसमें क्या होता है, एक अकाउंट आपको ओपन करना होता है, ठीक है ना। और ये स्कीम तब तक चलती है जब बच्चा 18 साल का नहीं होता, लड़की 18 साल की नहीं होती। उसमें क्या होता है कि पेरेंट्स हर महीने 1000 या 1000 से ज्यादा रुपए डालते हैं, ठीक है। और इसमें बच्ची के जो पैसे हैं ये कंपाउंडली बढ़ते रहते हैं। इसमें तो एक बार साल में एक बार डालना है, इसमें मंथली डालना है, ठीक है। और ये बच्ची अपने लिए रिटायरमेंट प्लान के तौर पे भी यूज कर सकती है। 18 साल बाद जब हो जाएगी तो वो नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर आ जाएगा, एनपीएस वत्सया से हट जाएगा ये, और ये सीधे एनपीएस में आ जाएगा। एनपीएस आप ही योजना ले सकते हो और उसमें इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8% होता है, 7 से लेकर 8%, कुछ खास नहीं होता, ठीक है ना। ये पूरी कहानी है इसकी स्कीम की, ठीक है ना। ओके, तो याद रखना जनवरी 24 को ये बनाया गया था, और इस नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, और इसमें किस चीज का ध्यान रखा था? गर्ल चाइल्ड की फोकस करा था एजुकेशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। कौन सा? एजुकेशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। ये 3 चीज ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। चलिए ये हो गई बात। अब जरा इसका क्वेश्चन देखिए जरा। विद रेफरेंस टू सुकन्या समृद्धि योजना कंसिडर द फॉलोइंग। उसमें कौन कौन सी चीजें हैं जिनके बारे में आप देखोगे? तो देखो इसमें लिखा है इट अलाउ इन्वेस्टमेंट ऑफ पेरेंट गर्ल ऑफ एज 10 और यंगर। बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना, कि 10 साल से जो नीचे है उसके लिए बच्ची के लिए इन्वेस्टमेंट करी जा सकती है। तीसरा है इट इज अ पार्ट ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन। बिल्कुल सही बात है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कैंपेन भी इसी का हिस्सा है, ये भी बात सही है। ये स्कीम फ्लेक्सिबल है टू लॉक इन पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। नहीं, ऐसा कोई है इसमें, ऐसा नहीं है कि पैसा आपका लॉक हो जाएगा, आप निकाल सकते हैं, आपको जरूरत है आप निकाल सकते हो, बिल्कुल, ठीक है। यहां तक की बात होगी। अगली न्यूज देखिए, अगले आता है स्पोर्ट्स अवार्ड। एक्चुअली इस न्यूज का क्या खेल था कि डबल ओलंपिक मेडलिस्ट मनु भाकर और वर्ल्ड चेस चैंपियन डी गुकेश और मैन हॉकी कैप्टन जो है हमप्रीत सिंह और पैरा ओलंपिक में प्रवीण कुमार को सिलेक्ट किया था मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के लिए। और ये कंट्रोवर्सी बड़ी भी हो गई थी, मतलब ये तो फिलहाल अवार्ड मिले, बट हुआ क्या, जो मनु थी उनको पहले इस अवार्ड से निकाल दिया गया कि ये अवार्ड मनु को नहीं मिलेगा। पर मनु को तो 2 बार ओलंपिक में मेडल मिल चुका है, फिर क्यों नहीं मिलेगा? तो फिर बाद में क्या हुआ, इनको इंक्लूड कर लिया गया, ठीक है ना। तो अब इंक्लूड करा गया, उसके बाद ये अवार्ड इन्हें मिल गया। पर हमें समझना पड़ेगा कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किसे मिलता है। देखिए पहले तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड का पुराना नाम था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। 1991-1992 में एस्टेब्लिश हुआ, ठीक है। यंगेस्ट रेसिपिएंट थे, ठीक है, जो इसके थे वो थे अभिनव बिंद्रा, जिनको 18 साल में 2001 में अवार्ड मिल गया था, ठीक है। इस अवार्ड की खास बात क्या है कि ये अगर आपने लगातार 4 साल बहुत अच्छा परफॉर्म किया है तो ये आपको अवार्ड मिलता है, ठीक है।
और ये हमारे देश का सबसे सर्वश्रेष्ठ अवार्ड है। सबसे बेहतरीन खिलाड़ी होने का अपने फील्ड में ये सर्वश्रेष्ठ अवार्ड मिलता है। पहला ये अवार्ड मिला था विश्वनाथ आनंद को 1991-1992 में, ठीक है, वो हमारे पहले ग्रैंड मास्टर थे। ठीक, इसके बाद अगर आप ये अवार्ड जीतते हो तो आपको मेडल मिलता है एक, ठीक है, जिसमें ध्यानचंद जी की फोटो बनी हुई होती है, 25 लाख रुपए कैश मिलता है और एक सर्टिफिकेट मिलता है। ये आपको पूरा मिलता है। इसके अलावा स्पोर्ट्स में एक और अवार्ड है जिसका नाम है अर्जुन अवार्ड, ठीक है। अब अर्जुन अवार्ड के अंदर क्या है, वो ये कहते हैं कि हम 5 लाख रुपए देंगे, एक कैश प्राइज देंगे, एक आपका कोट होता है वो आपको मिलेगा और एक सर्टिफिकेट आपको मिलता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपका 4 साल की एलिजिबिलिटी है, 4 साल तक आपको अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। लीडरशिप की आपकी क्वालिटी दिखनी चाहिए कि आपने एक लीडर का रोल भी प्ले किया है, स्पोर्ट्समैनशिप भी आपकी दिखनी चाहिए और एक डिसिप्लिन भी दिखना चाहिए, तब आप अर्जुन अवार्ड के लिए एलिजिबल होते हो। एक होता है अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम अवार्ड। अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम अवार्ड क्या होता है, ये ऑनर करा जाता है किसी भी एथलीट को टू कंट्रीब्यूट आफ्टर द रिटायरमेंट, की रिटायरमेंट होने के बाद भी उन्होंने स्पोर्ट्स में कंट्रीब्यूशन किया है उसके लिए। फिर एक और इसमें अवार्ड होता है एक स्पोर्ट्स का, मौलाना अब्दुल कलाम ट्रॉफी, जिसे हम मक्का ट्रॉफी कहते हैं, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी। इस ट्रॉफी की खास बात क्या होती है, ये ट्रॉफी यूनिवर्सिटी को मिलती है जो खेलो इंडिया या यूनिवर्सिटी गेम्स में अच्छा परफॉर्म करते हैं। फिर लास्ट है द्रोणाचार्य अवार्ड। द्रोणाचार्य अवार्ड की खास बात क्या है, ये खाली कोचेस को मिलता है, उनके एक्सेप्शनल सर्विस के लिए उनको ये अवार्ड मिलता है। अगला देखिएगा यहां पर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न जो अवार्ड है, ठीक है ना, वो हाईएस्ट ऑनर है स्पोर्ट्स में, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इट वाज द प्रीवियसली नोन एज राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, ये भी बिल्कुल सही है। ये सिर्फ तभी दिया जाता है जब आपने 10 साल में अच्छा परफॉर्म किया, और नहीं, आपके 4 साल की परफॉर्मेंस को देखते हुए आपको ये अवार्ड दिया जाता है, बिल्कुल सही बात। 1 and 3 इज द राइट आंसर। अब देखिए अगला है थ्रिसुर पूनम। थ्रिसुर पूनम क्या चीज है देखिएगा, ये हमारी ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, अच्छा पहले थ्रिसुर पूनम बताता हूं क्या, ये एक फेस्टिवल है। ये फेस्टिवल आपका साउथ इंडिया में मनाया जाता है, ये ठीक है, ये एक मलयालम कैलेंडर के अंदर ये एक फेस्टिवल है। पूरा ये जो फेस्टिवल है थ्रिसुर पूनम फेस्टिवल, ये एक ऐसा फेस्टिवल है जिसमें जितने भी टेम्पल्स होते हैं, ठीक है ना, साउथ इंडिया के, ठीक है, स्पेशली अगर आप देख रहे हो केरला में, तो वहां पर उनके सभी टेम्पल की एक साथ सेलिब्रेशन की जाती है। ये साल में लोग एक साथ एनिवर्सरी टाइप की बनाई जाती है, ठीक है। अब इसका जो मेन वेन्यू है, जगह आपको पता होना चाहिए, उसका नाम है वदकुंटम टेम्पल थ्रिसर, ठीक। ये एक ऐसा टेम्पल है, यहाँ पर सभी टेम्पल्स की एक साथ बनाई जाती है। नाउ अब इसे फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल भी कहा जाता है। भाई देखो, जब दिवाली हो रही है सब अपना अलग अलग बना रहे हैं, ठीक है, होली हो रही है तो अलग अलग त्योहार बन रहा है, बट जब आपका ये त्योहार मनाया जाता है तो ये त्योहार सभी मंदिर को एक ऑनरी वे में मनाया जाता है, उनकी जो कंट्रीब्यूशन होता है उसके लिए मनाया जाता है, ठीक है। अब इसे इसलिए फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल भी कहा जाता है। और कल्चर का मतलब केरला का ये वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड फेस्टिवल है, बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है। अब इस रिनाउंड फेस्टिवल में खास बात क्या होती है कि एक हाथी होता है, एक हाथी होता है और उस हाथी को इस्तेमाल करा जाता है टेम्पल के एज अ रिप्रेजेंटेटिव वे में, ठीक है। और उस हाथी के ऊपर भगवान की एक प्रतिमा होती है और उस हाथी को पूरी तरह से सजाया जाता है। नाउ इसी के ऊपर पूरा बवाल था, ऐसा था कि अगर आप थोड़ी सी गूगल पर सर्च करोगे तो इन हाथियों की वजह से दिक्कतें भी बहुत हो रही थी, ठीक है ना। होता क्या था, इन हाथियों का परेड कराया जाता था। अब कई बार क्या होता था, इन हाथियों के द्वारा गलती से अनजाने में कुछ लोग इंजर्ड हो जाते थे या मर जाते थे, डेथ हो जाती थी, ठीक है ना। होता क्या था, एक हाथी अगर मान लो यहां खड़ा है तो दूसरे हाथी में जगह नहीं होती थी और लोग भी बीच में आ जाते थे और हाथी पैनिक होकर अटैक कर दिया करता था। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया केरला हाई कोर्ट के डायरेक्शन पे कि परेडिंग ऑफ एलिफेंट जो होगी वो आएगी, मतलब वो इसमें हो सकती है फेस्टिवल में। इसमें क्या हुआ, इन्होंने कहा कि कोई भी 2 हाथी अगर साथ में खड़े हैं तो उसमें 3 मीटर का गैप होगा। क्या होगा, 3 मीटर का गैप होगा, जिससे आराम से एक हाथी ट्रेवल हो सके। दूसरी बात, आसपास लोग नहीं होंगे, अगर हाथी पैनिक अटैक में आ जाता है तो दिक्कत आ जाएगी। ये त्योहार स्टार्ट कब हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था लेट 18th सेंचुरी में। यहाँ के जो एक राजा हुआ करते थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है, मतलब उनका नाम था सक्खन तंपुरन, ठीक है।
ये महाराजा थे कोचीन के, उन्होंने ये सेलिब्रेशन स्टार्ट किया था। ये पूरी इसकी पूरी कहानी है, ठीक है। जैसे मैंने बताया, एलिफेंट को डेकोरेट करा जाता है, अम्ब्रेला वम्ब्रेला लगाए जाते हैं, ठीक है ना। दूसरा क्या है इसका, पंचवाद्यम, अ ट्रेडिशन असेंबल ऑफ द 5 परक्वेशन टेम्पल, ठीक है। यहां पर जो होता है आपके 5 टाइप के टेम्पल होते हैं, चेंदा, मदलम, इदका, हिमला, कोम्बू। ये जो 5 टेम्पल होते हैं, ये पांचों के पांचों आपके सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरी बात, फायरवर्क, पटाखे बहुत छोड़े जाते हैं इसमें, इस पूरे सेलिब्रेशन के अंदर, ठीक है। ये इसकी 3 खास बातें, ये आपको पता होनी चाहिए। चलो यहां तक की बात हो गई। क्वेश्चन देखिए जरा, विद रेफरेंस टू थ्रिसुर पूरम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जो सही है। पहली, इट वाज हेल्ड एनुअली बाय एट द वडाकुंटम टेम्पल इन थ्रिसुर। ये बात बिल्कुल सही है, मैंने आपको जगह भी बताई थी, केरला में जगह ये होता है। ये टीपू सुल्तान ने स्टार्ट की थी, ये बात बिल्कुल गलत है। ये फेस्टिवल जो होता है वो स्पेक्टेकुलर फायरवर्क का डिस्प्ले होता है और एलिफेंट के सुंदरता, मतलब एलिफेंट को जिस तरह से हम दिखाते हैं सुंदर बना के, अम्ब्रेला पूरा डेकोरेट करके, उसका होता है। बिल्कुल सही, 1 and 3 इज अ राइट आंसर, ठीक है। ये हो गई कहानी। दूसरे कश्मीरी पेपर मेशे। अब ये जो चीज है ना, ये ना इंटरनेशनल चली गई है। होता क्या है कि हमारे श्रीनगर में जो आर्टिशियंस हैं, मतलब जो क्राफ्ट करते हैं चीजें, बर्तन या कुछ बनाते हैं, उनके बर्तन दुनिया भर में इस्तेमाल होते हैं क्रिसमस फेस्टिवल के दौरान, ठीक है। अब ये वाले जो बर्तन हैं, इसी के ऊपर न्यूज बनी, ठीक। अब यहाँ पर न्यूज क्या बनी, उन्होंने कहा कि 50,000 जो डोडो मतलब होता है बर्तन, ये जो आपको देख रहे हो ना बर्तन, जो आपके सामने है, इसे हम कहते हैं डोडो। ये डोडो नाम का बर्तन यूरोप जाता है एंड मॉरिशस जाता है। नाउ अब ये जो बर्तन है, ये इसका नाम जो है वो आपको समझना पड़ेगा। देखो, ये ड्राइव हुआ है फ्रॉम फ्रेंच टर्म पेपियर, ठीक है, और मेशर मीनिंग का होता है च्यूड पेपर। तो ये एक ऐसी पैटर्न आकृति बनाता है, और उस पैटर्न आकृति बनाने के लिए इसे कहा जाता है कश्मीरी पेपर मेशे। क्लियर है। नाउ अब ये ट्रेडिशन स्टार्ट हुआ कैसे, देखो भैया, कश्मीर में स्टार्ट हुआ था। एक किंग थे ज़ैन उल अब्दीन, उन्होंने सेंट्रल एशिया से क्राफ्ट्समैन बुलवाए थे, और वहां से इसका जन्म हुआ। जब ये जन्म होने के बाद ये मुगल ईरा में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ, राजा महाराजा मंगाने लगे। मंगाने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर इस चीज को बनवाने के लिए आपको कुछ चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहले रॉ मटेरियल में आपको पेपर चाहिए होता है, या खराब पेपर चाहिए होता है, जिससे हम उसे गीला करके उसको एक शेप देते हैं, जिससे उसमें टेढ़ी मेढ़ी शेप आ सके। उसके बाद क्या होता है, उसमें ग्लू या कुछ ऐसी चीजें डाली जाती है जिससे वो एक तरह से सॉलिड हो जाए। फिर उसके बाद उसमें पेंटिंग, नक्काशी की जाती है, जिसमें उससे अच्छी सी शेप आ जाए। लास्ट है कि एक पॉलिश करी जाती है, जिसमें ये पूरी चमक दे दे, ये ऐसा ना हो उबड़ खाबड़ लगे, ठीक है ना। तो ये पूरा तैयार होता है, ठीक है। तो याद रखना कि ये इस चीज को एक जीआई टैग मिला हुआ है। 1999 में ही इसको एक जीआई टैग मिल चुका था। क्या नाम है इसका, कश्मीरी पेपर मेशे। तो अगर आपसे कोई भी पूछे कश्मीरी पेपर मेशे कहाँ से, तो आपको कश्मीर से है, वो तो आपको याद रहेगा। याद ही आपको रखना है, जो आपके एग्जाम में आएगा, बहुत ज्यादा एग्जाम में आएगा, वो ये कि कश्मीरी पेपर मेशे कौन से फेस्टिवल में आज की तारीख में सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। ए दिवाली, बी क्रिसमस, सी होली, या डी क्या कहता हूं सर, हैलोवीन। याद रखना क्रिसमस सीजन में सबसे ज्यादा ये चीज बिकती है। चलिए आगे देखिए जरा, क्वेश्चन देखे रहा, विद रेफरेंस टू कश्मीरी पेपर मेशे का क्राफ्ट कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। कश्मीरी पेपर मेशे को अगर ध्यान में रखते हुए आप जरा सोचें, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। ये जो क्राफ्ट है एक रिसाइकल पेपर मटेरियल से बनती है, बिल्कुल सही बात है। इसमें कश्मीर में ये इंट्रोड्यूस हुआ था मुगल ईरा के टाइम में, बिल्कुल ये बात भी सही है, ठीक है। अच्छा, द प्रोडक्ट्स आर पेंटिंग यूजिंग अ नेचुरल पिगमेंट, हाँ जी ये बात भी सही है। तीनों बातें सही है नहीं, इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे 1 और 3 सही है। देखो क्यों, देखो स्टेटमेंट 2 जो है, अरे हैंग हो गया, ये देखो, ये कह रहा है कि इट वॉज इंट्रोड्यूस इन द 15th सेंचुरी, 15वीं सेंचुरी में इसका जन्म हुआ था। नाम था किंग ज़ैन उल अब्दीन, और ये मुगल ईरा से पहले का टाइम है। मुगल ईरा में फेमस हुआ था, ठीक है, दोबारा इसकी पॉपुलैरिटी हुई थी, पर जन्म इसका मुगल ईरा से थोड़ा पहले हो गया था,
आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। इसमें स्टेटमेंट भी आपकी रॉन्ग हो गई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते जरा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला है बेलगम कांग्रेस सेशन 1924, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो यार, अगली न्यूज है ये वाली, बेलगम कांग्रेस सेशन देख रहे हो। बेलगम कांग्रेस सेशन 1924 में हुआ था, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर ये आया तो बहुत तगड़ा आएगा। देखो न्यूज में ऐसे बना कि दिसंबर 26, 2024 में हमारे जो महात्मा गांधी जी हैं, उन्होंने बेलगम कांग्रेस सेशन में अब प्रेसिडेंट के लिए लड़े थे। नाउ वो जीत भी गए थे। ये एक सेशन था जो दिसंबर 26 से लेकर दिसंबर 28 तक चला था 1924 में। इसमें महात्मा गांधी उस सेशन को हेड कर रहे थे, ठीक है ना। इट वॉज क्रूशियल फॉर द इंडियाज इंडिपेंडेंस स्ट्रगल। अगर आप ध्यान समझो, ये वाला जो सेशन था, एक था 1919 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। क्या था? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। उसके जस्ट तुरंत बाद ये इवेंट हुआ था, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान सुनो। इस सेशन में क्या हुआ था, सेपरेट कॉन्फ्रेंस करी गई थी अनटचेबिलिटी पे, खादी पे, विलेज इंडस्ट्री पे, स्टूडेंट्स पे, म्यूनिसिपैलिटी एडमिनिस्ट्रेशन पे, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट बेस्ड ऑन लिंग्विस्टिक क्राउड, इन सभी चीजों पे करी गई थी। नाउ इसके अंदर एक चीज और आई थी बड़ी उठ के, वो बात थी कि इस दौरान नॉन वायलेंस पे बहुत ज्यादा बात की गई थी और गांधी जी कहते थे कि हमें अपना रूल चाहिए, ठीक है ना, हम खुद अपने आप को संभालने के लिए लायक हैं। और एक बात और कही थी, हिंदू मुस्लिम की एकता के बारे में बात की थी। ये देश दोनों की एकता से चल सकता है, किसी की एक की एकता से नहीं चलेगा। नाउ following his release from the prison, the session served an opportunity to reassess the direction and the independence movement. इसके बाद तुरंत आप एक ऐसा इवेंट देखोगे कि भौचाल आना शुरू हो रहा था। नए नए इवेंट देखने को मिल रहे थे, सत्याग्रह आपको देखने को मिल रहा था, अलग अलग इवेंट आपको देखने को मिल रहे थे। और लीडर्स जो थे जेल जाते थे, जेल से बाहर आ रहे थे। बस यही दो काम इनके पास बचे थे। नाउ यहाँ पर ग्रास रूट मूवमेंट क्या था, एक तो खादी बनाना स्टार्ट हो गया था गांधी जी के द्वारा। फॉरेन गुड्स को उन्होंने कंप्लीटली छोड़ दिया था, ठीक है, एज अ नॉन कॉपरेशन स्ट्रेटेजी। 1919 में जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था वो एक्चुअली फेल हो गया था। अगर आपको पता हो कि मेरा नाम भूल गया, चौरा चौरी, यही नाम है शायद, चौरा चौरी इंसिडेंट हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग विद द प्रोनाउंसिएशन। तो उसमें ना हम इंडियंस ने एक पुलिस की चौकी जला दी थी, जिसकी वजह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया गया था और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फेल हो गया था। बट गांधी जी ने डिसाइड किया, मैं तो बाहर के कपड़े पहनूंगा ही नहीं, मेरी तरफ से तो बॉयकॉट है बाहर के कपड़ों को। तो इस चक्कर में भैया गांधी जी का मूवमेंट ये फेल हो गया। गांधी जी ने रिड्यूस कर दी थी कांग्रेस मेंबरशिप फी इसी दौरान 90% से कम। ये बात भी ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है कब कांग्रेस की फीस 90% से कम हो गई थी। तो वो था 1924 का कांग्रेस सेशन, ठीक है, जिसे गांधी जी ने हेड किया था। क्योंकि उनका मानना था कि कांग्रेस में सिर्फ अमीर बड़े लोग नहीं पार्टिसिपेट करें, जो छोटे दर्जे के लोग हैं जिनके पास कम पैसे हैं वो भी इसका पार्ट बन सके, ठीक है ना। ये पूरी कहानी है। क्वेश्चन देखो जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट बेल्जियम कांग्रेस के रिगार्डिंग सही है 1924 के लिए? पहला है, इट वाज द ओनली सेशन इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रेसाइडेड ओवर द महात्मा गांधी। बिल्कुल सही है, यही एक बार का सेशन था जहां पर महात्मा गांधी ने सेशन को हेड किया था। दूसरा, द सेशन एम्फसाइज्ड द यूनिटी बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम। बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है। द सेशन वाज हेल्ड आफ्टर गांधी रिलीज्ड फ्रॉम इम्प्रिजमेंट। बिल्कुल ये बात भी सही है, ये बात भी ध्यान रखना है। वो जेल में क्यों गए थे? बिकॉज ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो कि 1919 में हुआ था, इस कारण वो जेल में थे। और जेल से बाहर निकलने के बाद ये तुरंत सेशन हुआ था। और राइट आंसर हुआ C 1 2 3। क्लियर है? चलिए आगे देखिएगा। अब आता है महापरिनिर्वाण दिवस। महापरिनिर्वाण दिवस किसके लिए करा जाता है? देखो, एक आदमी था भीमराव रामजी अम्बेडकर। तो भीमराव रामजी अम्बेडकर को उनका जो बर्थडे होता है उसको सेलिब्रेट करने के लिए 6 दिसंबर को हर बार ये करा जाता है, ठीक है ना। क्या नाम है? महापरिनिर्वाण दिवस ये बनाया जाता है। नाउ महापरिनिर्वाण दिवस ही उनके बर्थडे को क्यों कहा जाता है? एक्चुअली वर्ड महापरिनिर्वाण का मतलब है कि निर्वाणा आफ्टर डेथ, मतलब जो बर्थ डेथ और कर्म की साइकिल है उससे पार हो जाना, उसको कहा जाता है महापरिनिर्वाण, ठीक है। अब जो
अंबेडकर का लास्ट वक्त चल रहा था, लास्ट डेज चल रहे थे, तो अंबेडकर ने बुद्धा को फॉलो करने का फैसला किया था। उनका मानना था कि जो बुद्धा है वो जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है और मैं उन्हीं की राह पे चलना चाहूंगा और आखिर में उनका नाम लेके ही मरना चाहूंगा। तो इसलिए महापरिनिर्वाण दिवस जो है वो यहाँ पर उनके नाम पर रखा गया, उनकी जन्मदिन पे। दूसरी बात, अब आपको ना अंबेडकर जी के काम समझने पड़ेंगे। देखिए, अंबेडकर जी का जन्म अप्रैल 14 को हुआ था, मध्य प्रदेश में महाऊ में हुआ था। ठीक है ना, उन्होंने बहुत काम किया कि जो भैया पढ़े लिखे लोग नहीं है उनके लिए, उसके लिए उन्होंने रिजर्वेशन लेकर आए थे। रिजर्वेशन का जो जन्म हुआ था वो आपका हुआ था पूना पैक्ट के दौरान, ठीक है ना। उसमें लड़ पड़े थे गांधी जी से, कह रहे कि हम तो रिजर्वेशन लेके रहेंगे ना। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट एक्ट इन इंडिया, जो हमारे देश में जब आजाद हुआ था, आजाद होने के बाद हमारे देश में नौकरियां नहीं थी, तो उसमें नौकरियां लाने का काम कि दूसरे देश में काम मिल जाए एटलीस्ट, एम्प्लॉयमेंट एक्ट इन इंडिया वो यही लेकर आए थे। जिसके दौरान दामोदर वैली प्रोजेक्ट, हीराकुंड डैम और सोन रिवर प्रोजेक्ट भी आया। ठीक है, इसके बाद अंबेडकर जो थे, अंबेडकर का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को शेप करने में बहुत बड़ा रोल था। ठीक है, क्या लिखा है देखो, ध्यान सुनो। अंबेडकर्स डॉक्टरल थीसिस इन्फ्लुएंस द क्रिएशन ऑफ फाइनेंस ऑफ इंडिया, हेल्प टू सेव रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि अगर आरबीआई कैसा होना चाहिए और आरबीआई कैसा काम करे, इस बारे में किसने बताया था? अंबेडकर सामने बताया था। एग्जाम में आना वाला तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अरे देखो, रोल इन शेपिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपको पता ही है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने का काम है, बनाने का काम किसने किया था? इन्होंने ही किया था। इनका एक न्यूज़पेपर था जिसका नाम था मोक नायक न्यूज़पेपर। क्या नाम था? मोक नायक न्यूज़पेपर, जिसमें ये जो इन्होंने लॉन्च किया था। ठीक है ना। अब इनके साथ एक और साथी था जिन्होंने इस न्यूज़पेपर में काम किया था, इसका नाम था बशीरकृत हितकर्णी। क्या नाम है? बशीरकृत हितकर्णी सभा। ये है 1923 के। ये रहे, याद तक की बात हुई। अच्छा, एक बात और, जब भगत सिंह जेल में थे उसी वक्त उन्होंने कुछ मूवमेंट लॉन्च किए थे, जैसे महार मार्च। महार मार्च एक इंपॉर्टेंट इवेंट था जिसमें से पब्लिक वाटर प्लेसेस से कोई भी आम आदमी, कोई भी दलित पानी पी सकता है। फिर था कालाराम टेम्पल इवेंट, इसमें कोई भी दलित आदमी टेम्पल में जा सकता है। ऐसा नहीं है कि पानी नहीं पिएगा टेम्पल नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, Which of the following best describe the significance of महापरिनिर्वाण दिवस? महापरिनिर्वाण दिवस का इंपॉर्टेंस क्या है वो बताइए। सो भैया ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन में देखो, सबसे बढ़िया ऑप्शन है, मुझे ये पकड़ में आया, सी। इट ऑनर द डेथ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एंड सिंबलाइज द लिबरेशन फ्रॉम साइकिल ऑफ डेथ। क्या ये डेथ के बारे में बोलता है? बिल्कुल सही बात। कब बोलता है? डेथ के बारे में बोलता है। तो याद रखना, महापरिनिर्वाण दिवस उनकी बर्थडे को नहीं है, उनकी डेथ को बोलता है। सी इज द राइट आंसर। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ाएं जरा। अब आते हैं वर्ड कार्नेटिक म्यूजिक पे। देखिए, ऐसा हुआ था कि एक इंसान को एक अवार्ड मिलना था। कार्नेटिक म्यूजिक क्या होता है? जो साउथ इंडिया में आपका म्यूजिक चलता है उसे हम कहते हैं कार्नेटिक म्यूजिक। कार्नेटिक म्यूजिक में एक आदमी है टी.एम. कृष्णा, बहुत ही पॉपुलर आदमी। अगर आप थोड़ा गूगल सर्च करेंगे आपको पता लगेगा। उनको एक बहुत ही प्रसिद्ध अवार्ड मिलना था, इसका नाम था संगीत कालिंदी MS सुब्बलक्ष्मी अवार्ड। ये मिलना था, पर ये अवार्ड इन्हें नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया। क्यों रोक दिया? क्योंकि जो इनका सिलेक्शन प्रोसेस था कि भैया इस आदमी को मिलना है, उस पर डाउट होने लगा। क्लियर है ना। अब जरा आप कार्नेटिक म्यूजिक को समझो। कार्नेटिक म्यूजिक का जो रूट है वो है सामवेदा में लिखा है और वहां के श्लोकों से निकाला गया है। भक्ति मूवमेंट के दौरान ये बहुत पॉपुलर हुआ था और टेम्पल इन्फ्लुएंस, मतलब टेम्पल जब कोई भी रिचुअल होता था उसका, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता था। अब इसको बनाने वाले 4 लोग हैं। इसका फाउंडिंग फादर का नाम है पुरंदर दास। ठीक है, नाम याद रखना। और इसको और बेहतरीन शेप और स्ट्रक्चर में देने का नाम किया था 3 लोगों ने, मुत्तुस्वामी दीक्षितर, भाग्यराज और क्षमा शास्त्री सॉरी। ये लोग थे ट्रिनिटी। ठीक है ना, याद रखना ट्रिनिटी। ये पूछा जाता है कि कार्नेटिक म्यूजिक के ट्रिनिटी कौन थे या फादर ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक कौन था। ठीक है, सो प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट फॉर यूज किया जाता था। ठीक है ना, प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट क्या था? अब आपकी आवाज।
मेलोडी के लिए, संगीत के लिए वायलिन, वीणा और नादस्वरम ये यूज करा जाता है। नादस्वरम अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं। देखो, ये है भाई नादस्वरम। अगर तुम उसे ध्यान से देखो तो ये कुछ ऐसा रहता है। जल्दी दिख जा भाई, ये नादस्वरम है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं कहानी में। कहानी में हमारे पास आता है एक क्वेश्चन ये कहता है कि भैया विच ऑफ द फॉलोइंग, ध्यान से देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कर्नाटिक म्यूजिक इज करेक्ट। मुझे कौन सी बात सही है? ये सामवेदा से निकला, ये बात बिल्कुल सही है। क्या है भक्ति मूवमेंट का एक इन्फ्लुएंस है? बिल्कुल बात सही है। इसके जो इंस्ट्रूमेंट हैं कार्नेटिक म्यूजिक के, उसमें एक इंस्ट्रूमेंट का नाम वीणा है। बिल्कुल जी, ये बात भी सही है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड होना चाहिए। नहीं जी, अगर आप ध्यान से देखो तो वीणा इसमें आता ही नहीं है। जो इसका म्यूजिक है वो प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट इसका ह्यूमन वॉइस है। क्या है इसका? ह्यूमन वॉइस, ठीक है ना। प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? ह्यूमन वॉइस। अगर आपको ध्यान आ रहा हो, ये बात मैंने अभी बताई थी। ये जो आपकी वीणा वीणा ये सब हैं, ये इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक है। क्या नाम है? इंस्ट्रूमेंटल। देखो अभी दिखाता हूं आपको। ये मेलोडी वेलोडी देने का काम करते हैं। प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? अपनी आवाज, इंसानों की आवाज, ठीक है। चलिए यहां तक की बात हो गई है, आगे चलते हैं। अब आपने मिर्जा गालिब का नाम सुना है? मिर्जा गालिब का ही बर्थडे सेलिब्रेट करा गया था दिल्ली में, ठीक है ना। रिमेम्बरिंग द गालिब। मिर्जा गालिब का पूरा नाम है मिर्जा असदुल्ला बेग खान। गालिब साहब को कहा जाता है, गालिब साहब का मतलब होता है डोमिनेंट, जो अपने फील्ड में बड़ा अच्छा हो, ठीक है ना। और असद का मतलब होता है लायन, ठीक है ना। तो ये इसका पूरा मतलब है। अब जो गालिब साहब थे, उनके फादर डाइड हो गए थे एक बैटल में जब वो 5 साल के थे। एंड ही वाज राइज्ड बाय हिज अंकल। अंकल के द्वारा बड़े करे गए, जो कि 9 साल की उम्र में ही मर गए। अंकल ही चले गए। गालिब वॉज सेल्फ टॉट। उसने खुद सीखा। क्या क्या सीखा? पर्शियन सीखी, अरेबिक लिटरेचर सीखी। सीखने के बाद उनका जो जन्म हुआ था, ये सारी जो बातें हो रही है उनके साथ, दिसंबर 27, 1797 में आगरा में हुआ। अब उन्होंने काम क्या किया? काम समझो। He wrote extensively in Urdu and Persian. His famous work is Diwan-e-Ghalib. Is celebrated the collection of profound गजल। गजल लिखी इन्होंने उर्दू में। इसके बाद फाइनेंशियल स्ट्रगल बहुत रहा इनका, ठीक है। डिफिकल्टीज रही, बहुत दिक्कत आई, पैसों की मतलब बहुत दिक्कत आई। सिर्फ लोगों के दान पे चला करते रहे कि लोगों ने दान कर दिया, उस पर पूरी जिंदगी चल रही थी। His poetry often delved into the love, loss, existential reflection, influenced by socio-political context। इन चीजों पे ज्यादा थी, प्यार पे, लॉस पे, दुख पे, ऐसी चीजों पे ज्यादा थी। डिस्पाइट हार्डशिप, उनकी इतनी कठिन जिंदगी रही जिसमें उनको पैसा बिल्कुल नहीं रहा। उनको अपॉइंट करा गया था एक लॉरेट इन द कोर्ट ऑफ मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर के कोर्ट में इनको एक जगह दी गई इनकी इतनी स्ट्रगल के बाद। नाउ गालिब इज कंसिडर्ड एज द लास्ट ग्रेट पोएट ऑफ द मुगल एरा एंड द पाइवेटल फिगर इन द उर्दू लिटरेचर। उर्दू लिटरेचर लिखने और गालिब एक असली पोइट मुगल ईरा के बन के रह गए और उनके यहाँ पर मृत्यु हो गई। नाउ विद रेफरेंस टू मिर्जा गालिब, इनमें से कौन सी बात सही है? देखिए, गालिब भी कहते हैं कि मैं हिंदी में लिखता हूँ। भाई हिंदी में तो लिखते नहीं यार वो। He received formal education from a prominent institution। नहीं भैया, खुद पढ़े लिखे हैं वो। Second, he was appointed as the poet laureate in the court of last Mughal emperor। बिल्कुल सही बात। मुगल एम्परर जो थे, उनके लास्ट मुगल एम्परर के ये दरबार में थे। कौन थे भाई लास्ट मुगल एम्परर? अगर आपको याद हो तो बहादुर शाह जफर, ठीक है। चलिए यहां तक की बात हो गई। अगला देखिए, यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। देखो, यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सुनते ही हमें यूरोपियन यूनियन याद आता है, बट ऐसा नहीं है। यूरोप में कई ऐसी कंट्रीज हैं जो यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है, जैसे आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे एंड स्विट्जरलैंड, ठीक है। इन कंट्री जो कि आपका उसका पार्ट नहीं है यूरोपियन यूनियन का, उनके साथ हमारी गवर्नमेंट ने एफ्टा साइन किया है कि हम लोग फ्री में ट्रेड करेंगे एक दूसरे के साथ, कोई टैक्स नहीं लगाएंगे। नाउ अब इस टैक्स के अंदर स्विट्जरलैंड भी आता है। स्विट्जरलैंड में इसने बायलैटरल एग्रीमेंट हुआ है ईयू का, ठीक है, क्योंकि ईईए का पार्ट नहीं है। ईईए क्या होता है? यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया, ठीक है। इनके साथ नहीं बैठता, ठीक है ना।
इनके साथ काम नहीं करता, ये अलग है स्विट्जरलैंड, तो यहाँ पर इसका बैठा है, ठीक है ना। तो इनके साथ मतलब इन 4 कंट्री, मोटा मोटा क्या है, इन 4 कंट्रियों को मिलाकर इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया जिसका नाम है यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। क्या नाम है? यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। बस ये जो 3 कंट्री हैं, ये 3 कंट्री यूरोपियन यूनियन ना बोल के अपने आप को ये बोलती हैं EEA, क्योंकि इन तीनों का यूरोपियन मार्केट में एक्सेस है, यूरोपियन यूनियन मार्केट में एक्सेस है। भाई स्विट्जरलैंड का डायरेक्ट एक्सेस नहीं है, ठीक है ना, पर हमने इनके साथ मिलके एग्रीमेंट किया है, ठीक है ना। इंडिया ने जो एफ्टा साइन किया वो मार्च 10, 2024 में साइन किया, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के लिए करा है। 100 बिलियन तक का इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, 15 साल की बात है, 1 मिलियन से ज्यादा इसमें जॉब क्रिएट होंगी, इंक्लूड प्रोविजन ऑफ IPR एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द एनफोर्समेंट, ठीक है ना। कोई इसमें उल्टी सीधी हरकत करोगे तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट नाम से आप केस भी ठोक सकते हो। यहाँ पर क्लियर है, ये पूरी इसकी कहानी। आगे देखिएगा, क्वेश्चन है कि यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के अंदर कौन कौन से कंट्री लिए गए हैं। देखो इसमें आइसलैंड लिया गया, हाँ, नॉर्वे हाँ, स्विट्जरलैंड हाँ, लिechtenstein हाँ, ये लिए गए हैं, बस ऑस्ट्रिया नहीं लिया गया। तो ऑप्शन कौन सा है? बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे चलते रहा। ओके, सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बारे में हमारे जो यूनियन होम मिनिस्टर हैं वो पहुंचे, ठीक है ना, बताने की। देखिए पार्लियामेंट के अंदर कि भैया सिलीगुड़ी कॉरिडोर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। वहां पर सिलीगुड़ी कॉरिडोर एक ऐसा है जो कि हमारी ना गर्दन है। अगर हमने गर्दन यहां से कट गई, कहते बांग्लादेश ने हमला कर दिया यहाँ पर, और हमला करके ये वाली चीज तोड़ दे, तो पूरा नॉर्थ ईस्ट हिंदुस्तान से हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएगा। इसके बारे में वो इंपॉर्टेंस समझा रहे थे, ठीक है। उन्होंने बताया कि अप्रोक्सीमेटली 22 किलोमीटर है एट इट्स नैरोएस्ट पॉइंट। क्या कहना है, जो उसकी विड्थ है वो करीबन 22 किलोमीटर की है, ठीक है ना, और इसको हम चिकन नेक बोलते हैं। और ये 3 कंट्रियों से मिलकर घिरा हुआ है, नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश। क्लियर है। इस बॉर्डर की रक्षा कर रहा है सशस्त्र सीमा बल, ठीक है। ये हो गई बात। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस समझ लीजिए भैया। देखो ये एक तरह से की रूट है जहां पर नेशनल हाईवे 10 यहां से गुजरता है और जिससे पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट जुड़ा हुआ है। एक्ट एज ए की ट्रांसिट रूट बिटवीन द नेबरिंग कंट्री, और यहीं से हम नेपाल, भूटान और बांग्लादेश में ट्रेड भी करते हैं। क्लियर है, ये यहाँ पर क्लियर है। अच्छा, अगर ये चीज चली जाएगी तो ये नॉर्थ ईस्ट को पूरी तरह से काट देगा। एक लाइफ लाइन हो गई। जो हमारे सिपाही जगह जगह पे तैनात हैं उनको सप्लाई एकदम कट जाएगी, ठीक है ना। और जो काउंटर इंसर्जेंसी है उन्हें कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है जब यहाँ पर शांति नहीं रहती है। तो ये बहुत जरूरी है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर यहाँ पर मेंटेन रहे, ठीक है। चलिए यहाँ तक की बात हो गई। क्वेश्चन देखिए जरा, सिलीगुड़ी कॉरिडोर एक स्ट्रेटेजिकल सिग्निफिकेंस है इंडिया के लिए, क्यों? देखिए इसका पहला कारण, ये नॉर्थ ईस्ट को और मेनलैंड इंडिया को कनेक्ट करता है। बिल्कुल सही बात है, यही एक रास्ता है। ये फैसिलिटेट करता है मिलिट्री मोबिलिटी एंड ट्रेड विद नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश। बिल्कुल बात सही है। अगर ये नहीं होगा तो ट्रेड करना मुश्किल हो जाएगा। इट इज डायरेक्टली बॉर्डर द चाइना शी जिनपिंग ऑटोनोमस रीजन। चाइना से इसका लिंक है, कोई चाइना से ये जुड़ा हुआ है नहीं, चाइना से बिल्कुल जुड़ा हुआ नहीं है। आंसर इज बी इज द राइट आंसर यहाँ पर। क्लियर है। तो अगला देखिए, अगला है फ्री मूवमेंट रिजीम। ऐसा हुआ कि भैया म्यांमार और इंडिया के बीच में हम लोग ना फ्रीली मूव कर सकते हैं, बट पहले ये जो था 16 किलोमीटर था। फॉर एग्जांपल ये बॉर्डर है, बॉर्डर से इधर 16 किलोमीटर और बॉर्डर से इधर 16 किलोमीटर। आम आदमी जा सकता है, सामान खरीद सकता है, सामान बेच सकता है, ठीक है ना। तो इसे बोला गया FMR, फ्री मूवमेंट रिजिम। और ये अब 16 किलोमीटर से घटाकर अब 10 किलोमीटर का कर दिया है। अगर आपसे कोई पूछे कि म्यांमार पे कौन तैनात है तो वो है असम राइफल। कौन तैनात है? असम राइफल। क्लियर है। सो ये ब्रिटिश रूल के टाइम पे ये बाउंड्री बनाई गई थी और आज भी ये चल रही है। 2018 में हमने ईस्ट इंडिया पॉलिसी के दौरान इस बॉर्डर लाइन का बहुत ध्यान रखा था कि सम्मान बना रहे, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि 16 किलोमीटर कोई अंदर अगर बंदा जा रहा है, 16 किलोमीटर इधर कोई अंदर जा रहा है
तो उसको ट्रैक करने का काम बॉर्डर की फोर्सेस का है, और 7 दिन बाद उस बंदे को हर हाल में वापस इंडिया आना पड़ेगा या वापस म्यांमार जाना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ फ्री मूवमेंट रिजीम। फ्री मूवमेंट रिजीम का प्राइमरी पर्पस क्या है? बहुत ही सिंपल, कि वीजा फ्री मूवमेंट हो सके और लोग बॉर्डर में सटेल डिस्टेंस तक जा सके। क्लियर है, ये है पूरी कहानी। अगला देखिए रैया, अगला है समतीवा स्कीम। समतीवा स्कीम क्या होती है? ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा ये लॉन्च करी गई थी रेवेन्यू और लैंड रिकॉर्ड के रिगार्डिंग। नाउ यहां पर क्या होता है कि डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट जो होती है और सर्वे ऑफ इंडिया टेक्नोलॉजिकल पार्टनर होते हैं। वो ये करते हैं कि गांव में जितने भी लोग होते हैं उनके पास जमीनें पुश्तैनी है। क्या है? पुश्तैनी, मतलब कई पीढ़ियों से चल रही हैं, तो उनके पास पेपर पूरे नहीं है। पेपर पूरे नहीं है तो हमारे मोदी ने कहा कि स्वामित्व स्कीम निकालो। स्वामित्व स्कीम के अंदर आप पुराने कागज को दोबारा नया कर सकते हो, और अगर वो कागज हमारे पास आ गए, गवर्नमेंट के पास आ गए, तो अपने रिकॉर्ड में रखकर अगर आपको कभी लोन चाहिए तो हम लोन भी दे देंगे। ठीक है, और किसी 2 लोगों में लैंड का डिस्प्यूट हो रहा है तो हम उसे ठीक कर देंगे। ठीक है ना। दूसरी बात, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान बहुत आराम से बन सकता है। मतलब सैटेलाइट इमेज के द्वारा हम ये पता लगा लें कि फलाना गांव में कौन सी फसल अच्छी तरह से हो सकती है। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि मान लो कोई भी टैक्स का बेनिफिट होना है या हमें कोई भी टैक्स की नई पॉलिसी लानी है, तो हमें पता होगा कि हमारे पास एक्चुअल लैंड कितनी है, एक्चुअल फार्मर कितना। ठीक है ना। इसमें ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करा गया है, जिससे हम पूरा का पूरा जो नक्शा है उसे हम पता लग सकेंगे किसके पास कितनी लैंड है। ठीक है ना। चल, यहाँ तक की बात हो गई। अगला देखिएगा, क्वेश्चन देखिए, समविता स्कीम के अंदर क्या हो रहा है? समविता स्कीम के अंदर रूरल प्रॉपर्टी जो ओनर की है उसको एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन के साथ तैयार करा जा रहा है। बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल। अगला देखें इसके बाद, आई थिंक ये आपको ही न्यूज है। हाँ, पीएम अभीम। देखो, पीएम अभीम का मतलब है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। वो कह रहा था दिल्ली और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में लड़ाई हो रही थी। दिल्ली गवर्नमेंट कह रही थी हम आयुष्मान भारत को लॉन्च नहीं करेंगे, और सेंट्रल गवर्नमेंट कहती थी नहीं, आपको करना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी कह रही थी कि आप ये कह रहे हो कि आयुष्मान भारत स्कीम लगाएं, और जो हमने स्कीम स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम लगाई है उसको हम छोड़ दें। तो उसके रिगार्डिंग दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि एक एमओयू बनाया जाए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, सेंट्रल गवर्नमेंट और आपके द्वारा, इसमें इसको मिलाकर आयुष्मान भारत को लॉन्च करा जाए स्टेट के अंदर, जिससे उसके फायदे भी वो उठा सके। ठीक है ना। चलिए, इसमें पूरा जो खर्चा आया है वो 64,180 रुपीज। स्ट्रेंथन पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर टू रिस्पॉन्ड टू द पेंडेमिक एंड डिजास्टर। ठीक है ना। ये करा क्यों गया है? इससे कभी भी कोई पेंडेमिक आ जाए, कोविड-19 आ जाए या कोई गलती मतलब कुछ हो जाए, तो उसमें आप आयुष्मान भारत कार्ड का इस्तेमाल कर सकें पैन इंडिया। चाहे यूपी में आपने आयुष्मान भारत कार्ड बनवाया हो और दिल्ली में आकर इस्तेमाल कर रहे हो, तो आप उसे आराम से कर सके। क्लियर है? ये इसकी पूरी कहानी है। क्वेश्चन देखिए जरा। क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पीएम अभीम। पीएम अभीम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? पीएम अभीम का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, अबे चलना, हाँ, वो देखो, ना तो प्राइवेट हेल्थ केयर को प्रमोट करना है, इंश्योरेंस को कवर करना है। इनका है कि पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाया जाए, और जो पेंडेमिक जैसे कभी सिचुएशन आ जाए या कोई डिजास्टर आ जाए तो आम आदमी उसका फायदा उठा सके। ठीक है। अगला देखिए जरा। ओके, ये है पीएमआरबीपी। पीएमआरबीपी क्या है? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बल पुरस्कार। देखिए भैया, ऐसा होता है राष्ट्रीय बल पुरस्कार में जो बच्चे होते हैं ना उनको अवार्ड दिया जाता है। अब उनकी उम्र दिया गया है कि मतलब कुछ क्राइटेरिया, इंडियन सिटीजन हो, 5 से 18 साल के हो, 2 साल पहले उन्होंने अप्लाई करा हो,
चाहे उन्होंने एनवायरनमेंट, आर्ट एंड कल्चर, स्पोर्ट्स, ब्रेवरी, सोशल सर्विस, इनोवेशन, एस्ट्रोटेक, इन किसी में भी काम करा हो, मतलब इन्होंने बेहतरीन सर्विस दिखाई हो, तो सरकार इन्हें नवाजती है। क्लियर है? ये है पूरी क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ PMRVP। 5 से 8 साल, बिल्कुल सही बात है, यही है बस, और तो कुछ है नहीं यहाँ पर। डी इज द राइट आंसर। चलो, PM सूर्य घर मुफ्ती बिजली योजना। PM जी का ये कहना है कि एक घर में, मतलब टोटल हिंदुस्तान में 1 करोड़ घर में सोलर पैनल लग जाने चाहिए। अगर हमने 1 करोड़ सोलर पैनल लगा लिए तो भैया एनवायरनमेंट को हम बचा लेंगे, बिजली का खर्चा कम आएगा, पेट्रोल कोयले पे हमें कम डिपेंड होना पड़ेगा, और सरकार ये कहती है कि हम इसको लगाने की आपको बेनिफिट और फायदे भी देंगे। क्या बेनिफिट फायदे देने का देखो रहा। पहला, बिजली बिल बहुत कम आएगा, कोई एनवायरनमेंट खराब नहीं होगा, एनर्जी के लिए किसी डैम या कोयले पे या पेट्रोल पे डिपेंड नहीं होगा, 24 घंटे आपको बिजली आ रही है। इंडियन सिटीजन जो है वो अपने घर पे इसे लगा सकता है, कनेक्शन ले सकता है। अगर कोई भी इंसान इसका कनेक्शन लेता है तो 2 वाट पे 60% की सब्सिडी है, और 2 से 3 वाट पे 40% की सब्सिडी है। ठीक है ना? 300 यूनिट तक की बिजली इसमें फ्री मिलती है, कोई भी इंसान 300 यूनिट तक की बिजली आराम से इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, जल वाहक स्कीम। जल वाहक स्कीम क्या है कि गवर्नमेंट ये चाहती है कि 3 हाईवेज, वाटर हाईवेज, नेशनल वाटर हाईवेज, गंगा, ब्रह्मपुत्र और बैरक रिवर, नेशनल हाईवे वाटर नंबर 16, इन तीनों का इस्तेमाल किया जाए आम जनता के द्वारा अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए। इसमें सरकार ये कहती है कि जो भी पैसा खर्च हुआ है इस सामान को भेजने में, उसका 35% वो वापस कर देगी। शर्त यह है कि वो 300 किलोमीटर के ऊपर का रास्ता कवर होना चाहिए। इकोनॉमिक टारगेट 800 मिलियन टन किलोमीटर का कार्गो मूवमेंट आराम से जा सकता है। ये उनको उम्मीद है 95.4 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लगाकर। क्लियर है? ओके, यहां तक की बात हो गई। अभी वाली बात देखो जरा, बहुत सी बात सही है। Which of the following statement about the जल वाहक स्कीम is correct? कह रहा है कि 5 साल की स्कीम है, नहीं। ये एम कर रहा है, प्रमोट कर रहा है एयर कार्गो, नहीं भैया, हवाई जहाज से पानी। इट फोकस ऑन द कार्गो मूवमेंट थ्रू इनलैंड वाटरवे, हाँ ये सही है। इट ऑफर इंसेंटिव फॉर रोड ट्रांसपोर्टेशन ऑपरेशन ऑनली, ये भी बात नहीं, ये गलत। तो सी सही, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए भैया बात समझ जाइए कि अगर आपको टेलीग्राम की ऐप नहीं है ना, आप YouTube के डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम ले सकते हो, और वहां पर अगर आप टेलीग्राम पे आप देखोगे हमने फ्री टेस्ट भी दे रखा है, तो मेक श्योर कि आप उसका मजा लुटें। पीडीएफ और टेस्ट के बारे में देखो, ये पीडीएफ टेस्ट के सीन क्या है कि मैं आपको उसकी पूरी पीडीएफ दूंगा, पीडीएफ ना दूंगा टेलीग्राम पे। टेलीग्राम एनडीए के लिए अलग है, सीडीएस के लिए अलग है। ठीक है, अगर आपको टेलीग्राम ना मिले तो सिंपल गूगल पे जाना, गूगल पे जाकर सर्च करना एनडीए सेल सिलेक्शन बोर्ड टेलीग्राम, क्लियर है? ये लिखना। सीडीएस वाले हो तो गूगल पे लिखना सीडीएस सेल सिलेक्शन बोर्ड टेलीग्राम, तो आपको पूरा का पूरा टेलीग्राम मिल जाएगा। अब बात आती है टेस्ट कैसे मिलेगा। इसका आपको टेस्ट भी मिल जाएगा प्रॉपर आपके लिए। उसके पास ना आपको उसकी ऐप होनी चाहिए, हमारी सेल सिलेक्शन बोर्ड की ऐप होनी चाहिए। टेस्ट एकदम फ्री है। टेस्ट आपको जाके मिलेगा यहाँ पर 3 डॉट्स पे क्लिक करना, 3 डॉट्स में जाके फ्री मटेरियल में जाना। फ्री मटेरियल में जाकर आपके सामने होंगे डॉक्यूमेंट, वीडियो, टेस्ट। डॉक्यूमेंट में आपको करंट अफेयर की डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में मिल जाएगा। टेस्ट में आपको चैप्टर वाइज, ना केवल करंट अफेयर का, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, सबके टेस्ट आपको फ्री में मिल जाएंगे चैप्टर वाइज, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहो। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप मुझे 1 साल दे दो, सिर्फ 1 साल, मैं आपको वादा कर रहा हूं, मैं आपका पूरा कोर्स कंप्लीट कराकर उस कॉन्फिडेंस पे खड़ा कर दूंगा कि आपका एग्जाम निकलेगा ही निकलेगा। मैं दोबारा बोल रहा हूं कि आप मुझे 1 बार अपना यकीन दे दो, 1 साल दे दो मुझे बस, मैं आपका एग्जाम उबाल दूंगा। भाई सीडीएस वालों से वादा कर रहा हूँ, सीएपीएफ भी निकलवा दूंगा, एफकेट भी निकलवा दूंगा, आईबी भी निकलवा दूंगा, ठीक है ना, कोस्ट गार्ड भी निकलवा दूंगा। बस आपको मुझे अपना 1 साल देना है,
एक साल में मैं आपके बस 3 बार रिवीजन करा दूं पूरे सिलेबस का, मैं आपका पेपर निकलवा दूंगा। प्लीज मुझे 1 साल दीजिए, मैं आपको यकीन दिलाऊं। अगर आपको लगे नहीं मुझे सिर्फ आपसे से एक सब्जेक्ट करना है, पॉलिटी पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, खाली जीके पढ़नी है या खाली मैथ्स रीजनिंग पढ़नी है, तो मैं आपको ये भी वादा करता हूं कि आप एक सब्जेक्ट मुझसे पढ़ो और आप किसी और सब्जेक्ट की भी डाउट मुझसे पूछ लो, मैं आपको बिल्कुल करा दूंगा। ठीक है, याद रखना कि मैं आपको 1 to 1 मिलता हूं। नॉर्मली किसी भी पीडब्ल्यू में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में टीचर आपको 1 to 1 नहीं मिलता, यहाँ पर मैं आपको 1 to 1 मिलता हूँ वीडियो कॉल के थ्रू। आप मुझसे 1 to 1 बात कर सकते हो, कोई और बच्चा नहीं होगा, सिर्फ आप और मैं बैठ के काम करेंगे सपने पे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, टेक केयर और मेक श्योर कमेंट बहुत करना भाई, कमेंट चाहिए मुझे कि भैया वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो में दम है तो बताओ यार, मेरे लिए जितने व्यूज हो मुझे उतने ही कमेंट चाहिए। अगर एक व्यू आ रहा है तो मुझे कमेंट चाहिए कि यार वीडियो थी कैसी, क्योंकि कमेंट मुझे मोटिवेशन देता है, व्यूज मुझे मोटिवेशन नहीं देते कि अगली वीडियो बनाने के लिए बनानी है। तो प्लीज मेक श्योर अपने कमेंट्स देके बताओ ये वीडियो कैसी लगी। आई लव टू हियर फ्रॉम यू गाइज। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ, वो है